आप सभी का स्वागत है सबलाइन क्लासेस जो कि है टूल किट ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन में आज हम प्रश्नों पे चर्चा करने जा रहे हैं जो कि पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और यूजीसी नेट एजुकेशन से संबंधित होंगे। कई प्रकार की मैंने लाइव क्लास ली हैं, लगभग 12-13 सीरीज हो चुकी हैं जिसमें प्रश्नों की संख्या काफ़ी कम होती थी। आप लोगों की डिमांड भी थी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ाए जाए, तो मैंने आज 50 क्वेश्चंस रखे हैं इस सीरीज में। और ये इस स्तर का बनाया है कि आपके कुछ क्वेश्चन सरल होंगे, कुछ क्वेश्चन कठिन भी होंगे, ताकि जो प्रश्न पत्र है उसकी एक गरिमा बनी रहे और उसके तरीके को आप समझ सकें। देखिए, प्रश्न इकट्ठा करने हो तो मैं 500 इकट्ठा करता हूँ, लेकिन प्रश्नों की महत्वता बनानी पड़ती है, प्रश्न इंपॉर्टेंट लगना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जो पुराने किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो कि एजुकेशन से संबंधित थे उसमें आ चुके हैं। तो प्रश्न आज हम समझेंगे, पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। सरल प्रश्नों पर चर्चा करना कोई खास बात नहीं होती है, लेकिन कठिन प्रश्नों पर चर्चा करना बेहद जरूरी होता है। और अगर आपको लगता है आने वाली क्लासेस में जो भी लाइव क्लास होती है या कोई भी सीरीज आती है, कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिस आती है, तो उसके लिए आप हमारी टेलीग्राम के चैनल में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा। और आज का सीरीज इसलिए और इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैं उसमें बीच बीच में आपसे भी क्वेश्चन करता रहूंगा जिसका उत्तर आपको इनबॉक्स में देना पड़ेगा। आप लोग उत्तर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि आप भी हमारे वीडियो को बेहतरीन ढंग से देख रहे थे। चलिए शुरुआत करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न। यदि एक व्यक्ति का इड अगर उसके सुपर ईगो पर हावी हो जाता है तो व्यक्ति किस प्रकार को समायोजित होगा? प्रश्न को पढ़कर आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि ये प्रश्न फ्रायड के मनोविश्लेषण से संबंधित है। उन्हीं ने इड, ईगो और सुपर ईगो की थ्योरी दी थी, जिसको हम हिंदी में इदम, अहम और परा अहम कहते हैं। प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी का इड उसके सुपर ईगो पे हावी हो जाता है, मतलब एक व्यक्ति होता है उसमें इड भी होता है, सुपर ईगो भी होता है और ईगो भी होता है, लेकिन मात्राएं अलग अलग हो जाती हैं। जैसे जो छोटा बच्चा होता है उसमें इड ज्यादा होता है, और जो थोड़ा हम बड़े हो जाते हैं तो सुपर ईगो और ईगो के बीच में कंपटीशन चलने लगता है कि कौन चीज ज्यादा हो सकती है। खैर, मैं इस पे डीप में नहीं जाऊंगा। अगर आपको ये फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत पढ़ना है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा आपको, उस पर टिक कर दीजिएगा। आप सीधे वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आप प्रश्न को अच्छे से समझ सकें। तो प्रश्न है कि जो भाई साहब हैं जिनकी मैं फिगर बना रहा हूँ, मेरा फिगर अंदाजा लगा ही सकते हैं आप लोग, मेरा जो आर्ट है कितना अच्छा है। तो इसमें इड जो है हावी हो गया है इनके सुपर ईगो पर। और सुपर ईगो का मतलब आपके अंदर नैतिकता है, आपके अंदर विचार है, ईश्वरीय भाव है ना, गुण है, मतलब एक अच्छे व्यक्ति आप कहे जाते हैं, लेकिन इड में कोई नैतिकता नहीं होती है। तो जब नैतिकता खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, यही यहाँ पे पूछा जा रहा है। प्रश्न को समझ गए होंगे आप लोग। तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ए, बी, सी, डी। सही आंसर मैं आपको सीधे सीधे बता देता हूं। अगर इड आपके ऊपर हावी हो जाएगा तो आपके अंदर जो आपराधिक प्रवृत्तियां हैं वो बढ़ जाएगी। ओके, तो यहां पर अगर ए ऑप्शन आपने चुना है तो वो बिल्कुल सही है। बाकी शारीरिक इच्छाओं का दमन, नैतिकता का भाव, वास्तविक यथार्थ से निकट रूप से संबंधित, ये चीज यहां पर नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूं पहला ऑप्शन, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा यानी कि अंग्रेजी शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहा जाता है? ये प्रश्न मैंने अपने ग्रुप में भी पूछा था, और ये मैग्ना कार्टा किसने कहा था ये भी पूछा था मैंने। ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसको कहता है, किसने कहा? चलिए, ए ऑप्शन है वुड डिस्पैच, बी है मैकाले का विवरण पत्र, सी है 1813 का चार्टर, या डी है ऑकलैंड का विवरण पत्र। बहुत सरल प्रश्न है, इसलिए इसमें मुझे लगता है कि बहुत देर रुकने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैं सीधे आपको आंसर पे ले चलता हूँ। वुड डिस्पैच 1854, ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये चीज जरूर याद रखिएगा कि जो वुड है ना,
उसमें उनका जो डिस्पैच था उसमें 100 जो है अधिनियम थे। कभी भी नंबर पूछ लिए जाए कि जो वुड का डिस्पैच था या वुड का जो महाधिकार पत्र था उसमें कितनी आख्याएं दी गई थी, तो आप याद रखिएगा 100 दी गई थी। ओके। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब की गई थी? यहां बात हो रही है एनसीईआरटी की, कोई नई बात नहीं पूछ रहा है ये। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म भी आपके सामने लिखा हुआ है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। तो ये इसकी स्थापना कब की गई थी, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको सीधे आंसर बता दूं, 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों के द्वारा की गई है, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों के द्वारा की गई है, या इनमें से कोई नहीं। अपौरुषेय, मैं आपको उत्तर बता दूं, जो वेद हैं उनकी रचना ऐसा माना जाता है कि देवताओं ने की है, इसीलिए इसे अपौरुषेय कहा जाता है, मतलब पुरुष से ऊपर की शक्तियों के द्वारा। जो पुरुष है वो तो पुरुष ही है, जो उसके ऊपर की शक्तियां हैं उसको अपौरुषेय कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाता है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक वॉरेन हेस्टिंग, जोनाथन डंकन, सर विलियम जोन्स या चार्ल्स विल्किंस? मैं आपको सीधे सीधे आंसर बता देता हूं, सर विलियम जोन्स इसमें बिल्कुल सही है। सर विलियम जोन्स ने कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी, जिसकी स्थापना इसलिए की गई थी ताकि ये भारत में भी कई प्रकार के रिसर्च हो सके, जो हमारी भाषाएं हैं या जो अंग्रेजी साहित्य हैं उनका किस तरीके से अनुवाद किया जा सके, चीजें लोगों तक पहुंच सकें आसानी से, मतलब शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम में सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चार्टर अधिनियम 1813, 1833, 1853 या 1873। देखिए यहाँ पर एक बात है कि चारों में चार्टर अधिनियम लिखा हुआ है, तो ये ब्रिटिश का एक अधिनियम का एक तरीका था जो हर 20 साल बाद आता था। कभी भी पूछा जाए दो जो ब्रिटिश अधिनियम आते थे उसमें उनके चार्टर अधिनियम के एक अधिनियम से दूसरे अधिनियम के बीच का जो टाइम पीरियड था वो कितना होता था, तो आपको याद रखना है 20 साल का। ठीक है, अब यहां पे बात हो रही है किस अधिनियम में पहली बार 1 लाख रुपए दिए गए थे? सही आंसर है 1813। आपको याद होगा जब यही 1 लाख रुपए आए तो इसका बंटवारा कैसे हो, किस साहित्य के लिए हो, तब प्राच्य पाश्चात्य विवाद सामने आया था, है ना। और फिर 1935 में लॉर्ड मैकाले आ गए थे। तो यही पूरी बात अगर आपको जाननी है, डीप में पढ़ना है, तो मैकाले पे मेरा एक वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा योजना गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है? गांधीवादी विचारधारा, गांधीगिरी से नहीं, ठीक है, गांधीवादी। वुड डिस्पैच, मैकाले शिक्षा पद्धति, वर्धा शिक्षा योजना या कोठारी आयोग? आपको बहुत आसानी से बता दूं कि सही आंसर क्या है, वर्धा शिक्षा योजना, जिसको आप नई तालीम के नाम से भी जानते हैं, नई तालीम के नाम से। प्रश्न ये आ सकता है कि भारत में नई तालीम की योजना कब लॉन्च हुई थी, है ना। अब आपको पता नहीं है नई तालीम होता क्या है, तो आप दिमाग में चीजें घूमने लगती हैं, इसीलिए हर प्रकार के नाम भी आपको याद रखने पड़ेंगे। तो वर्धा शिक्षा योजना, नई तालीम एक ही बात है, और नई तालीम कब लॉन्च हुई थी ये आपको बताना है, सन बताना है आपको, ठीक है। किसमें? इनबॉक्स में, ग्रुप में भी आप बता सकते हैं और इनबॉक्स में भी बता सकते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कोठारी आयोग के बारे में सही नहीं है? ये जो मैं गोल कर रहा हूं इस पे फोकस रखिएगा, ये नहीं वाले प्रश्न सबसे ज्यादा डाउटफुल होते हैं। हम प्रश्न को पढ़ रहे होते हैं, जब तक आंसर में पहुंचते हैं तब तक नहीं वाली बात हमारे दिमाग से निकल जाती है। तो नहीं है
सही नहीं है, यानी कि गलत बात इसमें हमें ढूंढनी है। कौन सी गलत है देखते हैं। इसका शीर्षक शिक्षा और राष्ट्रीय विकास रिपोर्ट था। इसने भारतीय उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ध्यान केंद्रित किया। इसका गठन 1984 में हुआ था और दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में आया था। कौन सा गलत है आपको पता ही चल गया होगा, क्योंकि कोठारी आयोग से संबंधित इस तरीके के प्रश्न आएंगे तो गलत नहीं होने चाहिए। जी हाँ, सी ऑप्शन इसमें गलत है और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। ये आया था 1964-66। तो 1984 यहाँ पे गलत हो जाता है। तो सी ऑप्शन अगर आपने टिक किया है तो बिल्कुल सही टिक किया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। सर्वप्रथम खुला विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी, यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी सबसे पहले किस देश में स्टेब्लिश की गई थी। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, भारत में, अमेरिका में, इंग्लैंड में या रूस में। कब की गई थी के साथ आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कहाँ की गई थी। यहाँ वैसे कब वाला ऑप्शन आ रहा है, लेकिन मैंने आगे कंट्री भी लिख दी है आपकी हेल्प के लिए। तो सब 1970 में की गई थी, लेकिन इंग्लैंड में की गई थी। तो अगर आप इंग्लैंड 1970 दोनों चीजें याद रखेंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए सरल हो जाएगा। और कभी कभी हो सकता है कब पूछ ले, या हो सकता है कौन से देश में हुई थी पूछ सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाता है। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी। त्रिभाषा सूत्र का मतलब 3 भाषाएं होनी चाहिए और उनको कक्षा के स्तर से बांटने का प्रयास किया जाना चाहिए। यशपाल समिति, राज समिति, राजमन्नार समिति या कोठारी समिति। तो मैं आपको सही आंसर बता दूं, कोठारी समिति इसमें सही है, जिसमें त्रिभाषा सूत्र को बताया गया था। और कोठारी समिति के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप पूरी डिटेल से इसको पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। तो उत्तर वैदिक काल में कौन से ग्रंथ लिखे गए ये आपको टाइम पीरियड या टाइम जोन के हिसाब से बताना है। तो सबसे पहले हमेशा वेद ही रखिए, क्योंकि वेद जो है वो सबसे पुराने माने गए हैं। वेदों को समझने के लिए ब्राह्मण बनाए गए थे, तो ब्राह्मण आ जाएगा। तो इस तरीके से तो इसके नीचे कोई भी सही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मुझे लगा कि हो सकता है दूसरे नंबर पर ब्राह्मण कहीं लिखा हो। तो ए ऑप्शन ऑटोमेटिक सही हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि वेदों के बाद ब्राह्मण ही आते हैं, ब्राह्मण के बाद आरण्यक और सबसे अंत में यहाँ पे उपनिषद आएगा। और इस हिसाब से आपका ए ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप में किसने प्रस्तुत किया, मतलब 3 तरीके से, है ना। रूसो ने, जॉन डेवी ने, बीएस ब्लूम या किलपैट्रिक ने। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आपको लग रहा है मेरी स्पीड बढ़ रही है या मैं ज्यादा तेज जल्दी से आपको आंसर बता देता हूं, आप सोचते रह जाते हैं, क्वेश्चन को पॉज कर लिया करिए। जैसे ये 12 नंबर क्वेश्चन आया तो आप क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए और पॉज करके इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं तो आपको जो बता रहा हूँ वो भी बता रहा हूँ और आंसर भी बता रहा हूँ, है ना। तो ये तरीका भी आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप में किसने प्रस्तुत किया है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, रूसो, जॉन डेवी, बीएस ब्लूम या किलपैट्रिक। सही ऑप्शन है बीएस ब्लूम। तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी आपने पढ़ी होगी, उसको 3 भागों में बांटा गया है, कॉग्निटिव और भावात्मक, यानी कि जो हम दूसरे रूप में है, और तीसरे नंबर पे है साइको मोटर, यानी कि मनोशारीरिक। ठीक है, 3 है, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोशारीरिक। तो यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आपको बीएस ब्लूम की थ्योरी समझ में नहीं आती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमें थ्योरी समझ में नहीं आ रही होती है, किस तरीके से इन्होंने क्या बताने का प्रयास किया, इसमें मूल्यांकन किस प्रकार से, तो उसके लिए मैंने समझने के लिए वीडियो बनाया है ना। थ्योरी को लिखा कम है, समझाया जाता है। तो आप लोगों ने पसंद भी किया है इस वीडियो को। जिन लोगों ने नहीं देखा है, उनको लगता है कि उनको बीएस ब्लूम की थ्योरी समझनी है, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को देख सकते हैं और आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। फिलहाल यहाँ पे सही है 12वें का सी ऑप्शन, बीएस ब्लूम। परंपरागत शिक्षण विधि यानी कि ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड। तो टीचिंग मेथड अगर आपने पढ़ रखे हैं तो बहुत सरल प्रश्न है ये। व्याख्यान विधि, प्रयोजन विधि, पर्यवेक्षण विधि या खेल विधि। परंपरागत मतलब पुरानी पद्धति से पढ़ना लिखना,
तो यहाँ पर व्याख्यान विधि बिल्कुल सही है, और व्याख्यान विधि अपने आप में विशेष हो जाती है जब परंपरागत शिक्षण विधि की बात चल रही हो। बाकी विधियां करके सीखने से संबंधित हैं, और बाकी विधियां कहीं ना कहीं मनोविज्ञान से भी ज्यादातर संबंधित है ना। फिलहाल यहाँ पे ए ऑप्शन सही है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क किस बात पे बल देता है, ये बताना है। बहुत सरल प्रश्न है। करके सीखने पर, रटने पर, समस्याओं के को हल करने पर, या उपरोक्त सभी पर। कौन सा है? टच करिए प्रश्न के उत्तर को। मैं तो आपको सही आंसर बता ही रहा हूं। तो इसमें सही उत्तर है करके सीखने पर एनसीएफ 2005 बल देता है। स्कूल से भागने वाला बालक के अध्ययन की सर्वाधिक उपयोगी विधि। तो स्कूल से भागने का मतलब ये नहीं कि छुट्टी हो गई, घंटी बज गई, स्कूल से भागते हुए निकले, वो नहीं। स्कूल से भागने का मतलब स्कूल में पढ़ाई में मन ना लगे, किसी कारण से स्कूल से दूर रहने का प्रयास कर रहे हैं बच्चे, किसी विषय में मन नहीं लग रहा है, या किसी भी प्रकार से कोई भी शिक्षण कार्य में उसका मन नहीं लग रहा है, तो क्यों नहीं लग रहा है, इसके लिए कौन सी अध्ययन पद्धति अच्छी हो सकती है, वो बात यहाँ पूछी जा रही है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। प्रश्नावली विधि, प्रयोगात्मक विधि, सी सर्वेक्षण विधि, और डी केस स्टडी विधि। इसमें कौन सही है? जी हाँ, केस स्टडी विधि, जिसके लिए अगर आपने बीएड किया है तो आपको पता भी होगा कि केस स्टडी विधि की एक फाइल बनती है किसी बच्चे के ऊपर, और हम उसमें ये तय करते हैं, उसके बारे में पढ़ाई करते हैं, उसके इतिहास को जानते हैं, उससे उसके दोस्तों से बात करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड में और फैमिली में क्या क्या समस्याएं हैं तो उसको भी देखते हैं। तो कई प्रकार से हम केस स्टडी के बारे में पढ़ते हैं, और यहाँ पर जो प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा वो है डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल स्टीयरिंग कमेटी एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष थे? तो जो एनसीएफ 2005 के लिए कमेटी बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, ये चीज यहाँ पे पूछी गई है। जी हाँ, 4 ऑप्शन आपके सामने है। बेहद सरल प्रश्न है। श्री अर्जुन सिंह, प्रोफेसर कृष्ण कुमार, सी प्रोफेसर यशपाल, या डी प्रोफेसर वेद प्रकाश। सही ऑप्शन है प्रोफेसर यशपाल, और अगर आपने सी ऑप्शन चुना है तो बिल्कुल सही ऑप्शन चुना है। केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसे कभी पूर्व का ऑक्सफोर्ड यानी कि ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, ये कौन सा विश्वविद्यालय था? ये प्रश्न मैंने पोल पे भी डाला था अपने यूट्यूब पे, और जो ग्रुप है उसमें भी पूछा था। मोस्टली लोगों ने गलत किया है, और पोलिंग जो मैंने यूट्यूब पे डाली उसमें तो बहुत ज्यादा गलत देखा गया। तो ए ऑप्शन है नालंदा, बी है विश्व भारती, सी है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, और डी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। अगर आपने अपना आंसर चुन लिया है तो मैं सही बता दूं, डी ऑप्शन सही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। ठीक है। पीजीटी, यूपी पीजीटी के लिहाज से ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये यूपी से संबंधित है, और ये मैंने जानबूझ के ढूंढ के क्वेश्चन रखा है। मैंने प्रयास किया कि यूपी से संबंधित शिक्षा से के जो प्रश्न है वो मैं इसमें रखूं। बहुत ज्यादा तो नहीं रखे हैं, लेकिन फिर भी आपको यूपी पीजीटी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आज मिल लेंगे, तो आप बिल्कुल जो स्किप मत करिएगा, वीडियो पढ़ाइएगा नहीं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक परिमार्जित मापन है जिसमें अंतरित मापन के लक्षणों के साथ परम शून्य भी निहित होता है, यानी कि एब्सोल्यूट जीरो भी होता है। देखिए, मापन और मूल्यांकन, अगर 125 क्वेश्चन आने वाले हैं तो 5 क्वेश्चन तो मापन और मूल्यांकन से 100% आपको मिलेंगे। मापन से संबंधित मेरा वीडियो आप अवेलेबल है ऑलरेडी, आप सर्च करके भी मापन और मूल्यांकन की वीडियो को देख सकते हैं। सबलाइन क्लासेस लिख दिया करिए बस आगे, बाकी मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। तो ऐसा कौन सा मापन है जिसमें परम शून्य भी निहित होता है, वो आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि चारों ऑप्शन में डी ऑप्शन सही है। अनुपातिक मापन में परम शून्य निहित होता है। क्यों होता है, क्या होता है, ये सारी चीज आपको पूरा डिटेल में वीडियो में मिल जाएगी। कि 50 क्वेश्चन है, मैं वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहता हूं, इसलिए मोटी मोटी बातें आपको बताता हुआ चल रहा हूं। भारत के किस राज्य में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या सबसे अधिक है? तो ये पूछ रहे हैं कि कौन से स्टेट में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके नंबर सबसे ज्यादा है ना। चलिए, 4
ऑप्शन आपके सामने है दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। मैंने अभी बताया था ना यूपी पीजीटी। हिंट मिल गई आपको ना, तो आप सीधे आंसर बता दो। उत्तर प्रदेश आपका जो स्टेट है इसमें सबसे ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, और कितनी है मैं अभी आपको बताऊंगा। अगर आपको पता है तो इनबॉक्स में बताइएगा। समाजमिति माप के द्वारा सामाजिक दूरी तथा तथा किसको नापा जाता है वो यहाँ पे देखना है। चार ऑप्शन है, अंतर संबंधों को, तटस्थताओं को, मौलिकताओं को या सृजनात्मकताओं। समाजमिति जिसको हम सोशियोमेट्री मेजरमेंट कहते हैं, इस पे भी मेरा एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हैं। सोशियोमेट्री सबलाइन क्लासेस डालिए, आप सीधे वहां पहुंच जाएंगे, और अगर आप चाहते हैं तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ पर आपको समाजमिति बतानी है कि क्या ऑप्शन सही होगा। तो मैं सही ऑप्शन बता दूं, ए ऑप्शन सही है, अंतर संबंध इंटर रिलेशनशिप को इसमें देखा जाता है। ठीक है। नरेंद्र देव कमेटी का गठन किस राज्य सरकार ने विद्यालयों में समय सारणी की अव्यवस्था को देखते हुए किया था? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या बिहार? यूपी पीजीटी, उत्तर प्रदेश। आपसे भी पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में विद्यालयों में समय सारणी की अव्यवस्था को देखते हुए किस कमेटी का गठन किया गया था? तब आपको याद रखना पड़ेगा नरेंद्र देव कमेटी का गठन किया गया था। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस राज्य में लागू नहीं है? देखिए, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 21A में ऐड कर दिया गया है, यानी कि मूल मौलिक फंडामेंटल राइट बन चुका है। किस अमेंडमेंट में हुआ था? 86वें अमेंडमेंट में हुआ था। ठीक है। और जब एक्ट बनाया गया तो 2009 एक्ट के फ्री एंड कंपलसरी 2009 एक्ट के अंतर्गत बनाया गया, और 1 अप्रैल 2010 को लागू कर दिया गया पूरे देश में। किस राज्य में लागू नहीं है ये आपको बताना है। तो सही सीधी सीधी सरल सी प्रश्नों की श्रृंखलाएं चल रही हैं। अगर ये भी सरल नहीं है आपके लिए तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न फिर आपको बहुत परेशान करने वाले हैं। सी, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं है। एक प्रश्न और बन सकता है, सबसे आखिरी में किस राज्य में लागू हुआ था? तो अगर सबसे आखिरी में पूछा जाए तो आप राजस्थान लिखिएगा। राजस्थान ने इस अधिनियम को नहीं माना था, लास्ट में कुछ इसमें अंतर करके हेर फेर करके उसको लागू किया गया था। लागू तो किया था लेकिन सबसे आखिरी में लागू किया गया था। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नैक की स्थापना कब हुई थी? नैक जो कि ग्रेडिंग देने का काम करता है, आप देखते हो ना, नैक A+ मिला है, नैक B+ मिला है, नैक C मिला है, या कुछ भी मिला है, आप ग्रेडिंग देख के कॉलेज का अंदाजा लगाते हो। तो नैक के बारे में भी पूरा वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूंगा। सही आंसर है 1994 में इसकी स्थापना हुई थी। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और नैक काम क्या करता है? ग्रेडिंग देने का काम करता है विश्वविद्यालयों को। अशाब्दिक यानी कि नॉन वर्बल सामूहिक परीक्षण, यानी कि नॉन, अशाब्दिक का मतलब नॉन वर्बल और सामूहिक का मतलब ग्रुप, और परीक्षण का मतलब टेस्ट। तो नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट किससे संबंधित है? आर्मी अल्फा से, आर्मी बीटा से, सैन्य सामान्य वर्गीकरण परीक्षण से, या टर्मन के परीक्षण से? तो मैं आपको सही आंसर बता दूं, आर्मी बीटा परीक्षण इसमें सही है। ये अशाब्दिक है, लेकिन अगर आर्मी अल्फा के बारे में है तो ये शाब्दिक है, यानी कि वर्बल सामूहिक परीक्षण में आ जाएगा। अब ये अशाब्दिक होते क्या है? देखिए, कोई फिगर आपको दे दिया जाएगा, कोई चित्र दे दिया जाएगा, कोई लाइन वाइन खींच के दे दी गई, उससे अंदाजा लगाया जाएगा कि आपकी IQ का लेवल क्या है, आप किस उस चीज को कितना सही कर रहे हो, क्या समझ रहे हो, है ना। फिलहाल इतना ही समझ लीजिए कि फिलहाल अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण आर्मी बीटा परीक्षण से संबंधित होता है। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय कहां से लिया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन उपनिषद से, बी वेदांग से, सी महाकाव्य से, डी पुराण से। सही ऑप्शन है उपनिषद से लिया गया है।
और मैं उपनिषद का नाम भी आपको बता दूं, बृहदारण्यक उपनिषद जो है, बृहदारण्यक उपनिषद कहते हैं, वहां से लिया गया है। तो उपनिषद कितने प्रकार के होते हैं जरा बताइएगा, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, उपनिषद कौन कौन से होते हैं। चलिए, ये जो आस्तो सदगमय है ये बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पे मैंने सिर्फ यही पूछा था कि इससे लिया गया है, तो वो तो बहुत सरल हो गया था प्रश्न। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मकतब शब्द, मकतब जो है ना, वो शब्द की उत्पत्ति एक अरबी भाषा में कुतुब शब्द से हुई है। मकतब जो है वो कुतुब शब्द से हुई है। अब कुतुब का हिंदी में क्या अर्थ होगा ये आपको बताना है, बहुत ही सरल है। ए लिखना, बी विद्वान, सी शिक्षक या डी पढ़ना। सही है लिखना। लिखना अगर आपने टच किया है तो बिल्कुल सही टच किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोसा स्याही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण के कौन सा प्रकार है। तो रोसा स्याही व्यक्तित्व परीक्षण है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे, यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट से संबंधित है। उसका भी टाइप क्या है, क्योंकि पर्सनालिटी टेस्ट को कई टाइप में डिवाइड किया गया है। तो रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, या जिसको हरमन रोसा ने लॉन्च किया था, ये किसके अंतर्गत आता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल, प्रक्षेपी यानी कि प्रोजेक्टिव, अर्ध प्रक्षेपी यानी कि सेमी प्रोजेक्टिव, और डी है अप्रक्षेपी यानी कि नॉन प्रोजेक्टिव। तो जो रोसा स्याही धब्बा परीक्षण है ये आता है प्रक्षेपी यानी कि प्रोजेक्टिव टेक्निक में। बाकी हमने जो हमारे व्यक्तित्व परीक्षण से संबंधित वीडियोस हैं वो आप देख सकते हैं, और उसमें आप डिटेल में भी इसके बारे में जान सकते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत, जिसको मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी के नाम से जानते हैं, ये किसने दिया था। ये बहुत सरल प्रश्न है, लेकिन कभी कभी लोग थोड़ा सा उसको कंफ्यूजन में ले लेते हैं और गलत लगा देते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही ऑप्शन है गार्डनर। तो जो गार्डनर है ना, आप कुछ लोग कहेंगे अरे नहीं 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 थॉर्नडाइक है, थॉर्नडाइक है। नहीं भाई, वो है मल्टीपल फैक्टर इंटेलिजेंस। यहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंस है, फैक्टर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसीलिए गार्डनर यहाँ पर सही हो गया है। मल्टीपल इंटेलिजेंस गार्डनर की थ्योरी है। और इस समय गार्डनर की थ्योरी पता नहीं क्यों सबसे ज्यादा पूछी जा रही है। कहाँ? यूजीसी नेट में। इसलिए तैयार कर लीजिए कितने इसमें पार्ट होते हैं, कितनी बार इसमें अमेंडमेंट किए गए, मतलब नए संशोधित करके जोड़े गए। क्योंकि जब ये शुरुआत की गई थी तो कुछ और था, फिर इसमें अमेंडमेंट किया गया, फिर इसमें अमेंडमेंट किया, कितने बन गए, लास्ट में कौन सी बुद्धि जोड़ी गई, ये सब अगर आपको जानना है तो हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी पर एक वीडियो बनाया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पूरी डिटेल इसको याद रखिए। कैसे कैसे प्रश्न बनेगा वो तो हम आपको लाइव क्लास में भी बताते रहेंगे, और जो भी वीडियोस हम डालते रहेंगे उसमें भी बताते रहेंगे। इग्नू का एक विशेष शैक्षिक चैनल है, उसे क्या कहते हैं। बहुत सरल प्रश्न है। ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, द्वार दर्शन या प्रसार भारती। बहुत सरल प्रश्न है। देखिए मैं यहाँ पे इसीलिए ज्यादा देर टिकूंगा नहीं, मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ज्ञान दर्शन, ज्ञान दर्शन इग्नू का एक एजुकेशनल चैनल है। शैक्षिक क्षेत्र की सेवा के लिए पहला भारतीय उपग्रह कौन सा है। एडुसेट। ओके, एडुसेट जो है वो पहला भारतीय उपग्रह है जो शिक्षा से संबंधित है, और इसको किसने, इसरो ने भेजा था। कब? 2004 में। तो डेट आ जाए तो डेट भी आपको याद रहेगी। भारत का पहला रक्षा यानी कि डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ है, किस राज्य में है। अभी शायद उसकी स्टार्टिंग तो नहीं हुई है लेकिन बन गया है। हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पंजाब में। तो जहां तक मुझे पता है ये गुरुग्राम में स्थित है, जिसको पहले हम गुड़गांव कहते थे, वो हो गया हमारा हरियाणा में। तो हरियाणा यहाँ पे जिला सही हो जाता है क्योंकि गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा मंत्री कौन है। श्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, श्री सूर्य प्रताप शाही या धर्मेंद्र प्रधान। सही है डॉक्टर दिनेश शर्मा। ठीक है, ये वाला सही, डॉक्टर दिनेश शर्मा। कई लोग कहते हैं कि डॉक्टर दिनेश शर्मा का नाम कभी हम जब पढ़ते हैं तो उच्च शिक्षा मंत्री तो कभी पढ़ते ही नहीं है,
देखिए इनके आगे एक और टाइटल लगा हुआ है डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मतलब उप मुख्यमंत्री। तो जब भी हम इनके बारे में पढ़ते हैं तो उप मुख्यमंत्री बोल दिया जाता है, तो इसीलिए उच्च शिक्षा मंत्री जो पदभार इनके पास है वो हम पढ़ते नहीं, इसीलिए हमारे दिमाग में ये चीज नहीं आ पाती। इवन जो माध्यमिक शिक्षा है वो भी इन्हीं के पास है। अगर केंद्रीय शिक्षा मंत्री को पूछा जाएगा तो आप कहिएगा धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान है, जिस समय में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस समय। अब मंत्री हैं वो तो बदलते रहते हैं, वीडियो मेरा लॉन्च हो जाएगा फिर हटेगा नहीं। कौन से तीन वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो मैं आपको बता दूं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये तीन मिलकर वेद त्रयी होते हैं। अथर्ववेद जब हो जाता है तो वो 4 वेद हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। तो तीनों में अथर्ववेद लिखा हुआ था, इसीलिए वो तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी में कार्यालयों की संख्या कितनी है? 6, 7, 8, 9। मैं आपको सही बता दूं कि यहाँ पर कई लोगों ने 6 ऑप्शन भी चुना होगा, लेकिन ये गलत है। 7 ऑप्शन इसलिए सही हो जाता है क्योंकि एक इसका हेडक्वार्टर है जो कि नई दिल्ली में है, और 6 इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। देखते हैं मुझे याद है कि नहीं। तो एक है पुणे में, दूसरा है इसका कोलकाता में, और तीसरा है कहाँ है, भोपाल में, चौथा है गुवाहाटी में, और एक है बेंगलुरु में, बेंगलुरु, और कितने हो गए? 5, और एक है हैदराबाद में। तो इस तरीके से आपको ये नाम याद रखने। हो सकता है मिलान की बात आ जाए कि मिलाइए कौन सही है कौन गलत है, कौन यूजीसी का क्षेत्रीय कार्यालय है कौन सा नहीं है, इस तरीके से प्रश्न आ सकते हैं। इसलिए सातों नाम आपको पता होने चाहिए, और यहाँ पे बी ऑप्शन इसीलिए सही हो जाता है। आपको बी ऑप्शन को सही कर देना है। ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का औपचारिक उद्घाटन 28 दिसंबर 1953 को निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो 1953 में औपचारिक किया गया था, फिर 1956 में संसदीय जो संसद थी उसने इसको स्वायत्तता प्रदान कर दी थी यूजीसी को, और यहाँ पर स्वायत्तता की बात नहीं की गई थी। औपचारिक जो शुरुआत की गई थी वो 1953 में की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी वो यहाँ पूछ रहा है। आपको चारों ऑप्शन दिख रहे होंगे। चारों ऑप्शन में मैं आपको सही ऑप्शन बता देता हूँ। सी ऑप्शन सही है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसका औपचारिक उद्घाटन किया था 1953 में। पात्र राज्य उच्च शिक्षण संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से 2013 में निम्नलिखित में से कौन सा अभियान, कौन सा सिर्फ लिख दिया मैंने, कौन सा अभियान लॉन्च किया गया था? प्रश्न को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उत्तर मैं बता ही रहा हूं आपको भी। ए है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, बी है सर्व शिक्षा अभियान, सी है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, या डी है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। 4 आपके सामने यहाँ पर दिए हुए हैं। उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको हम रूसा भी कहते हैं, रूसा। ठीक है, इसको सब फिर से लिख देता हूं मैं यहाँ पे, रूसा। और यही ऑप्शन आपका सही है क्योंकि ये 2013 में से लॉन्च किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान की बात करें तो ये 2001 में, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा की बात करूं तो ये 2009 में, और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा यानी कि AICTE, ठीक है, ये अगर इसकी डेट में कहूं तो ये है 1945 में। तो यहाँ पे 2013 यानी कि रूसा बिल्कुल सही है, और बाकी डेट भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके सामने मैंने लिख दी है। तो अगर इसको भी याद कर सके तो अच्छी बात है, क्योंकि
यही छोटी छोटी चीजें हमें नंबर दिला सकती हैं कहीं भी। प्रकृतिवाद के मुख्यतः कितने रूप हैं? प्रकृतिवाद जिसको हम नेचुरलिज्म कहते हैं, रूसो इसके फॉलोवर थे, आपको पता ही होगा। कितने हैं? 3, 5, 6, 7। सही ऑप्शन है 3। और 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? पदार्थवादी, ठीक है, और दूसरा होता है यंत्रवादी, और चौथा होता है जैविकवादी, जैविकीय प्रकृतिवाद, ठीक है। ये 3 प्रकार के प्रकृतिवाद माने गए हैं। बाकी डिटेल में आप पढ़ना चाहते हैं तो प्रकृतिवाद का मेरा वीडियो अवेलेबल है, उसमें जाके आप डिटेल से पढ़ सकते हैं कि प्रकृतिवाद क्या है, क्यों उसका उसका शिक्षा में क्या योगदान है, वो किस तरीके की शिक्षा को फॉलो करता है, वो सब कुछ मैंने उसमें बताया हुआ है। अनुसंधान जो विशेष रूप से शिक्षा में तत्कालिक समस्याओं को हल करने के लिए उपयोग किया जाता है, किस रूप में जाना जाता है? ए है वर्णनात्मक अनुसंधान, बी है क्रियात्मक अनुसंधान, सी है करणात्मक अनुसंधान और डी है प्रायोगिक अनुसंधान। मैंने जितने रिसर्च से संबंधित वीडियोस बनाए हैं, मैंने कई बार इस बात को बोला है, जो शिक्षा से संबंधित होते हैं और शिक्षा में तुरंत कोई ना कोई चेंजिंग चाहते हैं या तुरंत समस्या का समाधान करते हैं, वो हमेशा होते हैं बी ऑप्शन, यानी कि एक्शन रिसर्च, जिसे हम क्रियात्मक अनुसंधान भी कहते हैं। ओके, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। प्लेटो ने अपनी शिक्षा योजना को कितने स्तरों में विभक्त किया है? प्लेटो को तो आप जानते ही हैं, दार्शनिक थे और जिन्होंने द रिपब्लिक बुक लिखी हुई थी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर पूछा गया है, 1 है, बी है 2, सी है 3 या डी है 4। तो बी ऑप्शन सही है 2। और ये कौन कौन सी शिक्षाएं थी? तो एक थी प्रारंभिक शिक्षा और एक थी उच्च शिक्षा। तो मोस्टली जो भी आयोग बनते थे, मोस्टली पुराने जितने भी लोग थे, वो 2 ही भागों में बांटते थे शिक्षा को, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्लेटो ने भी कोई मतलब यूनिक चीज नहीं बताई है, 2 ही बातें बताई हैं कि प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण बंडूरा के अवलोकन पर आधारित अधिगम नहीं है? ठीक है, तो यहां पर आप इतना तो जान गए कि बंडूरा ने अवलोकन आधारित अधिगम का निर्माण किया था, यानी कि ऑब्जर्वेशन बेस्ड लर्निंग, जिसको आप लोग सामाजिक अधिगम के नाम से भी जानते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। विद्यार्थियों द्वारा केचुए के विच्छेदन को सीखना। अगर आप इंग्लिश मीडियम है तो मैं बता दूं, केचुए को जो बायोलॉजी में क्या कहते हैं, पूरा चीड़-फाड़ करते हैं ना, वो चीज। और बी है क्रिकेट में उत्साह, सी है सामाजिक अध्ययन में नापसंदगी, और डी है उस स्कूल की घंटी बजने पर बस्ते को बंद कर लेना। कौन चीज अधिगम नहीं है बंडूरा के अनुसार? तो मैं आपको बता दूं, डी ऑप्शन, स्कूल की घंटी बजने पर बस्ते बंद कर लेना। बस्ते मतलब बैग बंद कर लेना। अब ये एक माइंड मेकअप हो जाता है कि छुट्टी हो गई, भागो। इसमें ऑब्जर्वेशन नहीं करते बच्चे किसी का, वो अपने आप उनके अंदर डेवलप होने लगता है कि अब हमको घंटी बजने के बाद भागना है। ऑब्जर्वेशन वो चीज होती है जो हम चीजें सीखते हैं किसी को देखकर। अगर आपको बंडूरा का सिद्धांत अच्छे से समझना है, पढ़ना है, बंडूरा ने किस तरीके से इसको समझाया था, वीडियो अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने पूरी बात बताई हुई है, किस तरीके से उन्होंने प्रयोग किया था, उस प्रयोग को भी पूरा समझाया हुआ है। 10 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 40 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। बहुत लंबा वीडियो मैं नहीं बनाता हूं, और मुझे भी लगता है कि बहुत ज्यादा लंबा वीडियो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है कभी कभी। इसीलिए क्वेश्चन इतने होने चाहिए जितने हमें समझ में भी आए और हम उसको इंटरेस्ट से पढ़ सकें। एनसीएफ 2005 की शुरुआत सभ्यता और प्रगति के निबंध से होती है। निबंध किसके द्वारा रचित है? बहुत ही सरल प्रश्न है। तो ये सभ्यता और प्रगति कभी भी मतलब एनसीएफ 2005 ना भी लिखा हो तो भी आप याद रखिएगा कि किसका निबंध है, किसने ये ऐसे लिखा था। महात्मा गांधी, विवेकानंद, अरविंदो या रविन्द्रनाथ टैगोर? तो सही ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर। आपने अगर रविन्द्रनाथ टैगोर चुना है तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना,
बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में अभी मैंने बताया था आपको, मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने दिया था? गार्डनर ने दिया था। तो इसकी आलोचना इन चार ऑप्शन में कौन सी हो सकती है? इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। ये आनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपना रुझान को खोने में मदद उपलब्ध कराती है। खोने नहीं है ये, खोजने हैं। ठीक है, अगर आपने पढ़ लिया है तो फिर से एक बार पढ़ लिया, खोजने में है। ठीक है, हाँ, डी ऑप्शन है, ये व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। तो मैं आपको सही आंसर बता दूं, यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। ये एक प्रकार की आलोचना है। ठीक है, ये एक प्रकार की आलोचना है। जैसे हम जब सिद्धांतों की आलोचना करते हैं तो हम ये जो आलोचना करते हैं तो इनकी जो आलोचना की गई है सबसे ज्यादा यही की गई है कि इन्होंने जो बातें बताई हैं वो इसी प्रकार से सामने आती हैं कि जो बहुबुद्धि में स्पेशली बुद्धि बताई जाती है वो एक प्रकार की प्रतिभा हो सकती है। अब जैसे अस्तित्ववादी बुद्धि है, प्रकृतिवादी बुद्धि है, ये सारी इनकी बुद्धि के प्रकार हैं। मैं ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये एक प्रकार की प्रतिभाएं हैं, तो यही सबसे बड़ी इस थ्योरी की आलोचना है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में कार्यरत सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? यूपी पीजीटी। ओके, यहां पे मैं आपसे खूब सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। यहां पर एक कंफ्यूजन आती है। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करने वाला। अब अभी ये जो आपने देखा ना, कई लोगों ने निशान मार दिया होगा, ये सही है, अरे अब चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। नहीं, अलीगढ़ विश्वविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, या डी है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। सही है इसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। अब कुछ लोगों की भौमें चढ़ गई होगी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय क्यों नहीं, सबसे पुराना तो यही है, क्योंकि ये तो 1887 का है और आप तो 1920 वाले को, सॉरी 1916 वाले को पुराना बता रहे हो, है ना? जी नहीं, मैं क्वेश्चन पढ़िए। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में कार्यरत सबसे पुराना विश्वविद्यालय, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में 1916 में ही जो है वो केंद्रीय विश्वविद्यालय बन चुका था। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है वो 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय बना हुआ है। ऐसे ही जो अलीगढ़ है वो 1920 में बना था, और जो रानी लक्ष्मीबाई है ये 2014 में। रानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय जो है ये कृषि विश्वविद्यालय है, और रानी लक्ष्मीबाई में ही मैंने जगह नहीं लिखी है, तो झांसी में नाम से ही लग रहा होगा कि झांसी से संबंधित होगा। और हाँ, इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है, ये अगर प्रश्न आता कि उत्तर प्रदेश में कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय सबसे पुराना है, तो आप कह देते इलाहाबाद विश्वविद्यालय। लेकिन केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में कार्य करते हुए सबसे पुराना है तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। और तो और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं, पूरे भारत का सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में कार्यरत है। ठीक है, और सबसे पुराना विश्वविद्यालय, फिर वही बात, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। मैंने चीजें दोहराई हैं, अगर ना समझ में आए तो फिर से पीछे जाके फिर से पूरी सब बात समझ लीजिएगा। ठीक है, डेट जरूर याद कर लीजिए। यूपी पीजीटी में सन पूछे जा सकते हैं कि उसको पुराने से नए की तरफ एडजस्ट करिए, और कौन सा विश्वविद्यालय पुराना है कौन सा नया है। जब आपको डेट कंफर्म होगी तो आप उसको अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किलपैट्रिक द्वारा परियोजना विधि का आविष्कार कब हुआ था? ये तो आपने बहुत पढ़ लिया, परियोजना विधि किलपैट्रिक ने दी थी, परियोजना विधि के पद कितने होते हैं, ये सब पढ़ डाला आपने। कब हुआ था? ये क्वेश्चन कठिन हो गया। 12, 15, 18 या 20 में? सही आंसर है 1918। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग विज्ञान का दर्जा दिलाने का श्रेय किसे जाता है? देखिए, जो मनोविज्ञान था ये दर्शन शास्त्र से निकला है, ये तो सभी लोग जानते हैं। श्रेय किसे मिला था वो बताता हूं मैं। विलियम वुंट, स्पेंसर, थॉर्नडाइक या विलियम जेम्स? तो सही आंसर है विलियम जेम्स को श्रेय जाता है।
ठीक है। अब अगर आपने मनोविज्ञान का इतिहास वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे मिल सकते हैं जो यहाँ पर आपके पीजीटी में फायदा करेंगे या आने वाले किसी भी एग्जाम में। अब ये कैसे हुआ देखिए, पहले से हमें टाइम टू टाइम, मैं टाइम नहीं बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी बस इसमें लिख रहा हूँ कि पहले हम आत्मा का विज्ञान कहते थे, मनोविज्ञान, फिर मन का विज्ञान कहा हमने, उसके बाद हमने इसको चेतना का विज्ञान कहा, उसके बाद हमने इसको व्यवहार का विज्ञान कहा और व्यवहार को आज भी माना जा रहा है। तो आत्मा और मन तक जो मनोविज्ञान था ना, ये मुख्य रूप से दर्शन से जुड़ा हुआ था। जब चेतना आई है तब थोड़ा सा मनोविज्ञान हमारे सामने आ चुका है, थोड़ी वो साइकोलॉजी वाली चीजें आ चुकी थी। इवन चेतना के विज्ञान के समय ही मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला का निर्माण भी हो गया था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ वो वीडियो आप देख लेंगे थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी। और चेतना के विज्ञान से संबंधित हैं विलियम जेम्स, जिन्होंने दर्शन शास्त्र को अलग कर दिया और मनोविज्ञान को एक नया सब्जेक्ट बना दिया। विलियम वुंड को मनोविज्ञान का जन्मदाता भी कहते हैं, फादर ऑफ साइकोलॉजी भी कहते हैं, मॉडर्न साइकोलॉजी भी कहते हैं, तो मोस्टली विलियम वुंड का ही नाम आता है। तो विलियम वुंड किस संप्रदाय से संबंधित है? संरचनावाद, प्रकारवाद, मनोविश्लेषणवाद या सहचारवाद? तो मैं आपको बता दूं, जो आत्मा, मन और चेतना और व्यवहार की बात जो मैं आपको बता रहा था, उसमें चेतना को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसको संरचनावाद भी कहते हैं, प्रकारवाद भी कहते हैं। तो ये दो तो कट गए, क्योंकि विलियम वुंड चेतनावाद से संबंधित है, इसलिए ये दो कट गए। अब विलियम वुंड संरचनावाद से संबंधित है कि प्रकारवाद से, ये बताना है। तो सही है संरचनावाद। प्रकारवाद से संबंधित है विलियम जेम्स, इसलिए यहां पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। और इसके लिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, मनोविज्ञान का इतिहास वाला आप वीडियो देखोगे तो काफी कुछ आपको जानने को मिल जाएगा उसमें। इस अवस्था में, इसका नहीं, किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? तो मैं आपको बता दूं, नई खोज करना और घूमना है, घूमना तो लगभग हर स्टेज में होता है, लेकिन नई खोज करने के लिए घूमना ये एक लिमिटेड स्टेज में होता है। आपके सामने चार ऑप्शन है: शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। नई खोज करने का मतलब नई कोई रचनात्मक कार्य करने लगना। चलो ये पर्दे टंगे हुए हैं, अब इसमें ब्लेड मार के देखते हैं कि इसको हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। ऐसा करते हैं, ये जो कांच लगा हुआ है इस पे जो है लकड़ी का डंडा मार के देखते हैं कि ये कितनी बार में टूटेगा। ये रचनात्मक कार्य है। अब आप समझ रहे होंगे ये किस एज में हो रहे होंगे, है ना। चलो ये जो कीचड़ है ना, तो इसमें फिसल के देखते हैं कितनी दूर तक फिसलते हुए जाएंगे। ये रचनात्मक कार्य है। तो ये किस अवस्था में होते हैं? ये बाल्यावस्था में होते हैं, यानी कि चाइल्डहुड में होते हैं। और घूमने की प्रवृत्ति, साइकिल उठाई, हम कितनी दूर तक साइकिल चला रहे हैं, देखने जा रहे हैं, खोज में निकल रहे हैं। अच्छा ये वाली शॉप यहाँ पे है, अच्छा ये आइसक्रीम वाला यहाँ खड़ा होता है, खोज हो रही है नई नई। तो वो चीज सबसे ज्यादा देखी जाती है बाल्यावस्था में। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को मैंने तीनों भाग अलग अलग वीडियोस बनाए हैं, और तीनों की अलग अलग जो भी क्वालिटीज है वो उसमें मैंने बताई हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो देखकर पूरी जानकारी, डीप नॉलेज उसकी ले सकते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किसका परिणाम था? कोठारी आयोग का, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना का, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना का या राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना का? बहुत सरल प्रश्न है, तो मैं आपको सीधे सीधे आंसर बता दूं। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना, जिसको हम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यहीं से स्टार्ट हुआ था। इसी के अंतर्गत योजना बनाई गई थी कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लॉन्च करना चाहिए। कैटल ने शील गुण सिद्धांत, शील गुण का मतलब होता है ट्रेट थ्योरी, आपने कई पढ़ी होंगी आलपोर्ट की और कैटल की, है ना। तो कैटल ने शील गुण सिद्धांत के दो गुण बताए हैं। ऐसे कौन से शील गुण होते हैं जो व्यक्ति के प्रतिदिन के क्रियाकलापों में आसानी से व्यवहार में आ जाते हैं? दो ही बताए हैं। दो में एक की क्वालिटी बताई जा रही है कि
प्रतिदिन क्रियाकलापों में वो जो गुण है वो हमें दिखाई देते हैं। तो उसको कहते क्या है? मूलशील गुण, सतहीशील गुण, गौड़शील गुण या कार्डिनल शील गुण। तो कैटल ने दो प्रकार के बताए हैं, ओरिजिनल और सतही। तो ये जो आप देख रहे हो ये सतही है, सतह पे रहते हैं, मतलब प्रतिदिन वो चीज उस जो भी बंदा है उसके सतह पे आप देखा भाई ये तो रोज मुस्कुराता है, वो एकदम से अगर थोड़ा सा उदास हो जाए तो आप लोग उससे पूछने लगते हैं आज उदास क्यों? तो कहता नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं तुम डेली तो मुस्कुराते रहते थे, बोलते रहते हो, आज क्यों नहीं बोल रहे हो? तो ये चीज क्या है? उसकी सतह पे है, उसकी क्वालिटी है, लोग उसको उसी क्वालिटी से पहचानते हैं, है ना। जो बहुत शांत रहते हैं वो अगर एकदम से बोलने लगे तो ये क्या हो गया, ये पागल हो गया क्या? है इसी तरीके की चीजें। तो कैटल के बारे में भी मैंने अपने बताया है, जो पर्सनालिटी से संबंधित थ्योरीज है उसमें बताया है, तो आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में। आज का लास्ट क्वेश्चन, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि इग्नू का वर्तमान कुलाधिपति चांसलर कौन है पूछा गया है। ठीक है, वीसी नहीं पूछा गया, वाइस चांसलर नहीं पूछा गया, चांसलर पूछा गया है। तो मैं आपको बता दूं, जो इग्नू है उसका चांसलर भारत का राष्ट्रपति होता है, और आज हमारे जो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं वो है रामनाथ कोविंद। तो इस समय जो इग्नू के चांसलर हैं वो हो जाएंगे रामनाथ कोविंद। ओके, तो बहुत सारे प्रश्नों को आज हमने हल किया है, कुछ क्वेश्चन मैंने आपसे भी किए थे, तो उन प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। और फिलहाल आज का जो हमारा सेशन है यहीं पे समाप्त होता है। लाइव क्लास किस टाइम होगी, किस किस दिन हो सकती है, इसकी डिटेल मैं यहाँ पे नहीं दे सकता हूँ। इसके लिए आपको ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, जिसमें मैं पहले से ही टाइम या दिन निर्धारित करके डाल देता हूँ, जिससे आपको आसानी रहे। तो उसमें आप जुड़ सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा। फिलहाल जुड़े रहिएगा सबलाइन क्लासेस से। मिलते हैं हम आपको आने वाले वीडियोस में। थैंक यू वेरी मच।